Hello guys, welcome in Saraswati Study channel. Guys, please subscribe our channel for getting notifications new videos. आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा के बारे में बताएंगे। जो दुर्लभता संबंधी परिभाषा से संबंधित दृष्टिकोण है उसके प्रवर्तक प्रोफेसर रॉबिन्स हैं। उनका ये कहना है कि जो अर्थशास्त्र है वह विज्ञान है जो लक्ष्यों एवं उनके सीमित तथा वैकल्पिक उपयोगों वाले साधनों के परस्पर संबंध के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। अर्थात कहने का हमारा अभिप्राय ये है कि जो मनुष्य हैं उनके कोई ना कोई लक्ष्य होते हैं और वो उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जिन साधनों का प्रयोग करता है वो सीमित होते हैं और उनके अल्टरनेट यूज़ होते हैं। अल्टरनेट यूज़ मीन्स एक ही साधन के विभिन्न प्रयोग होते हैं, लेकिन एक सीमित समय में हमें एक साधन का एक ही यूज़ कर सकते हैं, दो में हम नहीं कर सकते। तो मानव का जो व्यवहार है वो ये देखना होता है कि वो किस लक्ष्य की पूर्ति पहले करे। तो ऐसे व्यवहार का अध्ययन प्रोफेसर रॉबिन्स ने किया है। तो प्रोफेसर रॉबिन्स ने अपनी जो परिभाषा है उसमें निम्नलिखित 4 तत्वों पर विशेष जोर दिया है। वो विशेष तत्व फैक्टर कारक निम्नलिखित है। सबसे पहला है आवश्यकताओं की तुलना में साधनों की सीमितता। जैसे कि अभी हमने बताया कि जो लक्ष्य होते हैं उनको पूरा करने वाले जो साधन होते हैं वो सीमित होते हैं। परिभाषा में ये कहा गया है कि आवश्यकताओं की तुलना में मनुष्य के साधन सीमित रहते हैं तथा इसी कारण साधनों और आवश्यकताओं इनके बीच में हमेशा से ही संघर्ष छिड़ा रहता है, जंग छिड़ी रहती है कि उस साधन का किस लक्ष्य की प्राप्ति में हम यूज़ करें। उसके बाद दूसरा है कि जो साधन होता है उसके यूज़ जो हैं वो अल्टरनेट होते हैं। अल्टरनेट जैसे कि अभी हमने बताया कि उसके विभिन्न प्रयोग होते हैं। क्योंकि साधनों के वैकल्पिक उपयोग होते हैं तो इसी कारण चुनाव की समस्या पैदा होती है। उसके बाद मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती हैं वो ज़्यादा होती हैं और उन्हें पूरा करने वाले साधन सीमित होते हैं। इसी कारण व्यक्ति के सामने चुनाव की समस्या पैदा होती है और इसी कारण ही हर व्यक्ति अपने साधनों को अपनी अनंत यानी कि असीमित आवश्यकताओं पर इस तरह से व्यय यानी कि खर्च करता है कि उसकी अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। क्योंकि आवश्यकताएं समान महत्व की नहीं होती, मतलब कोई आवश्यकता जो होती है वो किसी विशेष समय पर जरूर पूरी करनी होती है, उस समय दूसरी आवश्यकता जो है वो उसके सामने मायने नहीं रखती। तो इसलिए आवश्यकताएं समान महत्व की नहीं होती और इसी कारण ये समस्या पैदा होती है कि किस आवश्यकता को पहले पूरा किया जाए और किसके बाद में पूरा किया जाए। आवश्यकताओं का अनंत होना। रॉबिन्स ने अपनी परिभाषा में ये स्पष्ट किया है कि जो मनुष्य है उसकी आवश्यकताओं की कोई सीमा नहीं होती, उसकी आवश्यकताएं सदैव उसके साधनों से ज़्यादा ही होती हैं। आवश्यकताओं के महत्व में अंतर। प्रोफेसर रॉबिन्स ने अपनी परिभाषा में ये भी कहा है कि जो मनुष्य की आवश्यकताएं हैं वो समान महत्व की नहीं होती, अर्थात उनकी तीव्रता में अंतर होता है। जो आवश्यकताएं ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं मनुष्य उनकी पूर्ति सबसे पहले करता है। उदाहरण के लिए अगर घर में दूध थोड़ा ही मान लो 1 पाव अवेलेबल है तो हम क्या करेंगे कि हमने चाय भी पीनी है और हमारा बच्चा जो है वो भूखा है, तो हम उस समय अपने बच्चे की आवश्यकता को पूरा करना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो इस तरह से मनुष्य जो आवश्यकता ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है उसे सबसे पहले पूरा करना पसंद करता है। इन सभी कारणों से चुनाव की समस्या पैदा होती है और इस संबंध में प्रोफेसर रॉबिन्स ने लिखा है कि जब आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु समय और साधन सीमित होते हैं और उनके अल्टरनेट यूज़ होते हैं और महत्व के आधार पर हम विभिन्न तरह की ज़रूरतों में अंतर कर सकते हैं, तब मानव व्यवहार का निर्णय का जो रूप है वो धारण कर लेता है, अर्थात उसका आर्थिक पहलू पैदा हो जाता है। रॉबिन्स
रॉबिन्स के इस विचारों की या रॉबिन्स ने जो भी ये मत दिया कि एक चुनाव का विज्ञान है, तो आगे आने वाले जो इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने कई तरह से इस परिभाषा की जो रॉबिन्स ने दी आलोचना की। तो वो इस तरह से स्पष्ट है। सबसे पहला है कि साधन और साध्य के बीच अंतर स्पष्ट न होना। कुछ आलोचकों का यह मत है कि जो प्रोफेसर रॉबिन्स हैं, उन्होंने साधन व साध्य के बीच में एक अंतर दिया और जो अंतर दिया है वो स्पष्ट नहीं है। वास्तव में इन दोनों के बीच अंतर नहीं हो सकता है, क्योंकि जो आज उद्देश्य है वही कल साधन हो सकता है। अर्थात केवल प्राकृतिक विज्ञान के मुताबिक जो रॉबिन्स है वो ये कहता है कि जो अर्थशास्त्र है वो एक प्राकृतिक विज्ञान है, तो इसे एक प्राकृतिक विज्ञान समझना चाहिए। दूसरा है अर्थशास्त्र के नियमों को प्राकृतिक विज्ञान जो कि रॉबिन्स ने माना है वो समझना गलत है। अर्थशास्त्र के जो नियम होते हैं वो लचीले यानी कि फ्लेक्सिबल होते हैं, अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज होते रहते हैं, जबकि जो प्राकृतिक विज्ञान है वहाँ पर नहीं होते। तो इसलिए अर्थशास्त्र के नियमों की तुलना हम प्राकृतिक विज्ञान के नियमों के साथ नहीं कर सकते। लेकिन रॉबिन्स ने इन दोनों विज्ञान के नियमों को एक समान माना है, जो कि गलत है। अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान मानना गलत है, ये भी एक आलोचना है। रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को एक वास्तविक विज्ञान भी माना, जबकि आलोचकों ने ये कहा है कि जो आर्थिक समस्याएं हैं उनको हल करने वाला ये केवल एक शास्त्र मात्र है। तो इस तरह से आगे आने वाले जो इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने इन आधारों पर रॉबिन्स की परिभाषा को गलत ठहराया। एक विवेकशील प्राणी नहीं है और साधन और साध्य के बीच जो अंतर जो है वो नहीं माना, वो भी गलत है। तो इस तरह से आगे आने वाले जो अर्थशास्त्री हैं जैसे कि प्रोफेसर सैमुअलसन ने, उन्होंने अपनी परिभाषा जो है वो एक अलग आधार पर दी। अगली वीडियो में हम उस परिभाषा के बारे में बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य और अवश्य करें।